तो सबसे पहले मैं बताता हूँ सिकंदर के बारे में कि सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में ग्रीक के मैसेडोनिया में हुआ था। उसके पिता का नाम फिलिप था, जो मैसेडोनिया का राजा था जिसने कई शादियाँ की थी। 336 ईसा पूर्व में जब सिकंदर 20 साल का था तो उसके पिता की हत्या कर दी गई, जो ऐसा कि माना जाता है कि उसकी माँ ओलंपिया ने ही उसको जहर देकर उसकी हत्या करवाई थी। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात सिकंदर को राजगद्दी पाने के लिए अपने सौतेले भाई और चचेरे भाइयों का कत्ल कर दिया और मकदूनिया का राजा बन गया। सिकंदर को विश्व विजय का सपना किसने दिखाया? सबसे पहली बात ये आती है, सिकंदर को विश्व विजय का देखने का सपना किसने दिखाया? सिकंदर को विश्व विजय और दुनिया जीतने का सपना अरस्तु ने दिखाया था। अरस्तु सिकंदर का एक गुरु था। अरस्तु बहुत ही प्रसिद्ध और महान दार्शनिक भी था। अरस्तु के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी दर्शन शास्त्र, गणित, विज्ञान और मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है, उसमें कहीं न कहीं अरस्तु के विचारों का, वैज्ञानिक अनुभवों का उल्लेख जरूर होता है, भले ही एक आध लाइनों में हो। सिकंदर जैसे प्रभावशाली व्यक्ति को निखारने का काम अरस्तु ने ही किया। कई इतिहासकारों का मानना है कि वह अरस्तु ही था जिसने सिकंदर को पूरी दुनिया जीतने का सपना जगाया। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिकंदर के विजयी अभियान के दौरान अरस्तु का भतीजा क्लास्थनीज भी एक सेनापति के रूप में उसके साथ गया था। हम्म, ठीक है, तो सिकंदर के विजय अभियानों की बात करते हैं। सिकंदर ने सबसे पहले मकदूनिया के आसपास के राज्य को जीतना शुरू किया। मकदूनिया यानी कि मैसेडोनिया के आसपास के राज्य को जीतने के बाद उसने एशिया माइनर, आधुनिक टर्की की तरफ कूच किया। उसने आधुनिक टर्की में पूरी तरह से तहस नहस मचा के पूरा टर्की को अपने अंडर में ले लिया। जीतने के टर्की के बाद एक छोटे से राज्य को छोड़कर, दो छोटे राज्यों को छोड़कर विशाल फारसी साम्राज्य था। उसने फारसी साम्राज्य में ईरान से लेकर पश्चिम उत्तर भारत तक फैले हुए पूरे राज्य को अपनी मुट्ठी पे करने का प्लान बनाया। उल्लेखनीय है कि फारस साम्राज्य सिकंदर के अपने साम्राज्य से कोई 40 गुना बड़ा था। फारसी साम्राज्य का राजा शाहदारा था जिसने सिकंदर के अलग अलग 3 युद्धों में हराकर उसके साम्राज्य को जीता था। सिकंदर ने उससे 3 युद्ध लड़े। पहला युद्ध था बैटल ऑफ ग्रैनिकस, जो सिकंदर ने मई 334 बीसी में लड़ा। दूसरा युद्ध था बैटल ऑफ ईसूस, जो 5 नवंबर 333 बीसी को लड़ा। और तीसरा युद्ध और फाइनल युद्ध था बैटल ऑफ गौगामेला, जो 1 अक्टूबर 331 बीसी को लड़ा गया। सिकंदर ने तीनों में ही विजय प्राप्त की। ठीक है, सिकंदर ने तीनों में ही विजय प्राप्त की और फारसी साम्राज्य के दारा शाह को सिकंदर ने अलग अलग 3 युद्धों में हरा दिया। ठीक है, अब बात आती है सिकंदर को फारसी साम्राज्य जीतने में सिकंदर को लगभग 10 साल का समय लग गया। विजय के पश्चात उसने अपने भव्य जुलूस निकाला और अपने आप को विश्व विजेता कहलाना शुरू कर दिया, क्योंकि फारस को जीतकर वह तमाम भूमि के 60% हिस्से को जीत चुका था। इसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक के लोगों को थी। भारत तक पहुंचते उसे शाहदारा के अलावा छोटे छोटे राज्यों को और सूबेदार और कबीलों से भी युद्ध करना पड़ा, जिसमें उसकी जीत हुई। अब बात करते हैं सिकंदर के युद्ध कौशल की। सिकंदर की योग्यता का परिणाम था कि उसकी छोटी सी सेना बड़ी बड़ी सेनाओं को मात दे दिया करती थी। सिकंदर की युद्ध रणनीतियों को आज भी युद्ध की किताबों में पढ़ाया जाता है। सिकंदर के पत्थर और आग के गोले फेंकने वाले गुलैन नुमा बड़े बड़े हथियारों और उनके सैनिकों की लंबी लंबी ढालें युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाती थी। कई ऐसे मौके आए पर जब सिकंदर की सेना युद्ध में कमजोर पड़ती दिखाई देती थी तो सिकंदर खुद आके होकर लड़ता था और जिससे उनकी सेना का मनोबल बढ़ जाता था। सिकंदर की सेना को यवन सेना कहते थे, जो उसे देवता मानती थी। सिकंदर का भारत पर हमला।
सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में हमला किया। उस समय भारत के छोटे छोटे राज्यों और गणराज्यों में बटा हुआ था। राज्यों में राजा शासन करते थे और गणराज्यों में मुखी गणपति होते थे जो प्रजा की इच्छा के अनुसार ही फैसले लेते थे। भारत में सिकंदर का सामना सबसे बड़ा तक्षशिला के राजकुमार अम्बी से हुआ। अम्बी ने शीघ्र ही आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर को सहायता दी। सिकंदर अभी अम्बी द्वारा भेंट की गई दौलत को देखकर दंग रह गया था। वह सोच में पड़ गया कि अगर भारत के एक छोटे से राज्य के पास इतनी धन संपदा है तो पूरे भारत में कितनी होगी। भारत की धन संपदा देखकर उसे भारत जीतने की इच्छा और बढ़ गई। इधर तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक आचार्य चाणक्य ने भारत पर किसी विदेशी का हमला देखा न गया। चाणक्य ने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए सभी राजाओं से सिकंदर के विरुद्ध लड़ने का आग्रह किया, परंतु सभी राजा अपनी आपसी दुश्मनी की वजह से एक साथ न आए। चाणक्य ने सबसे शक्तिशाली राजा मगध के राजा धनान से भी गुहार लगाई, परंतु उसने चाणक्य को अपमान कर महल से निकाल दिया। इसके बाद चाणक्य ने एक होने की अपील की जिसमें सारे गणराज्य एक हुए और सिकंदर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। सबसे मेन बात आती है सिकंदर और पोरस का युद्ध। सिकंदर सबसे महत्वपूर्ण युद्ध झेलम नदी के तट के पास राजा पोरस से हुआ। इस युद्ध को हिंदी में पितिस्ता का युद्ध या इंग्लिश में हाइडेस्पेस का युद्ध कहा जाता है। महाराज पुरु सिंध पंजाब सहित एक बहुत बड़े भूभाग के स्वामी थे और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। सिकंदर की सेना को झेलम नदी पार करके पोरस से युद्ध करना पड़ा, परंतु वर्षा के मौसम के कारण नदी में बाढ़ आ गई और नदी को पार करना मुश्किल हो गया। पर रात में किसी तरह यवन सेना नदी के पार पहुंच गई। नदी के उस पार राजा पुरु भी 30,000 पैदल सैनिकों और 4,000 घुड़सवारों, 300 रथों और 200 हाथियों के साथ सिकंदर के स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। सिकंदर ने महाराज पोरस के पास एक संदेश भिजवाया जिसमें पोरस को अधीनता स्वीकार करने को कहा गया, पर पोरस ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। राजा पुरु जिसे स्वयं यूनानी 7 फुट से ऊपर का बताते थे, अपनी शक्तिशाली सेना के साथ यूनानियों पर टूट पड़े। पोरस के हाथियों ने यूनानियों का जिस भयंकर रूप से संहार किया उसे सिकंदर और यवन घबरा गए। सिकंदर और उसकी सेना घबरा गई। युद्ध से पहले दिन सिकंदर की सेना को जमकर टक्कर मिली। इस युद्ध के बाद सिकंदर की सेना का मनोबल टूट गया और उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर वे किसी तरह पोरस से जीत जाते तो व्यास नदी के उस पार मगध की 6 लाख सेना से टक्कर न ले पाते। सिकंदर ने भी अनुभव किया कि यह पोरस को हरा नहीं सकेंगे और लड़ाई जारी रखने के अलावा नुकसान कर लेंगे। अतः उसने पोरस को युद्ध रोकने का प्रस्ताव भेजा, जिसे पोरस ने मान लिया। अब सिकंदर और उसकी यवन सेना को वापस जाना था। इसके बाद सिकंदर को वापसी जाते हुए अलग अलग 3 हिंदू गणराज्यों से विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि सिकंदर की योजना जाते जाते इनके क्षेत्र को जीतने की थी। माना जाता है कि इन सभी गणराज्यों को एक साथ लाने में चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान था। इन सभी गणराज्यों ने सिकंदर को काफी क्षति पहुंचाई, उनकी सेना के हौसले पस्त कर दिए। सिकंदर के बारे में ये कहा जाता है कि सिकंदर एक क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति था। हमारी इतिहास की किताबों में सिकंदर को एक महान योद्धा बताया जाता है और यह भी कि उसने पोरस को युद्ध में हरा दिया और उसकी वीरता से प्रसन्न होकर उसका राज्य वापस कर दिया था। इस इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर ने कभी वरीयता नहीं दिखाई। एक अत्यंत अत्याचारी और शराबी व्यक्ति था। उसने अपने अनेक सहयोगियों को उनकी छोटी सी भूल के लिए तड़पा कर मार डाला था। एक बार किसी छोटी सी बात के उसके अपने सबसे करीबी मित्र क्लिंटोस को मार डाला। अपने पिता के मित्र परमिनियन को भी मरवा दिया। उसने अपने गुरु अरस्तु के भतीजे क्लानिस्थीस को भी मारने में संकोच नहीं किया। प्रसिद्ध इतिहासकार एरियर लिखते हैं, जब बैक्टीरिया के राजा बसूस को बंदी बनाकर लाए गए तब सिकंदर ने उसको कोड़े लगवाए और नाक कान कटवाकर हत्या करवा दी। तो ऐसा एक तो जरा आप सोचिए कि क्रूर सिकंदर महान पोरस के प्रति उदार हो सकता था। अगर सिकंदर पोरस से जीता होता तो क्या वह उनको साम्राज्य वापस करता?
सच बात तो यह है कि सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध में चापलूस लेखकों ने सिकंदर के चापलूस लेखकों ने उनकी जीत में बदलकर एक कहानी गढ़ दी जो सिकंदर को महान करार दे दिया। सिकंदर की मृत्यु। अपने विश्व विजय के सपने को टूटने के बाद जब राजा पोरस से हारा और अपने विश्व विजय के सपने को टूटने के बाद सिकंदर अत्यधिक शराब पीने लगा और उदास रहने लगा। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने रहा। जब वह बेबीलोन इराक पहुंचा तो वह 323 ईसा पूर्व में 33 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत का कारण मलेरिया बताया जाता है। सिकंदर की सच्चाई जानने का पता चलता है कि ऐसा माना जाता है कि सिकंदर बहुत बड़ा विश्व विजेता था, लेकिन उसकी सच्चाई जानने के बाद पता लगता है कि वो इतना महान नहीं था। उसे इतिहासकारों ने महान बनाया। सिकंदर से भी कई गुना बड़े बड़े योद्धा पैदा हुए हैं इस पृथ्वी पे। चलिए इसके साथ ही खत्म करते हैं। हाँ, लेकिन हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि सिकंदर का मैप। ये देखिए, सिकंदर ने मैसेडोनिया, सिकंदर ने इस वाले इलाके पे पैदा हुआ और इसको लेते हुए थेरस से होता हुआ यहाँ से कई सारे राजा को हराता हुआ यहाँ पे टॉरस, सीरिया होते हुए मेसोपोटामिया। ये मैप है 300 BCE का, बिफोर क्राइस्ट। तो वो यहाँ से होता हुआ टिर्गिस, यहाँ से होता हुआ पर्शिया में एंट्री करता हुआ वो आरिया, दरगानिया, ईरान, इराक होते हुए अफगानिस्तान यहाँ तक पहुँचा, ताशकंद कजाकिस्तान के पास, और यहाँ पे इंडस रिवर, ये देखिए ये इंडस रिवर के आसपास पहुँचा। तो सिकंदर पैदा यहाँ हुआ था और उसने ये सब इलाके में कब्जा किया। देखिए, तो ये मैप है जहाँ पे सिकंदर ने कब्जा किया था। यहाँ पे राजा पोरस से उसकी लड़ाई हुई, इस वाले एरिया में राजा पोरस से उसकी लड़ाई हुई और वो राजा पोरस को हरा नहीं पाया। उधर से मुड़ता हुआ वो वापसी इस तरफ से मुड़ता हुआ बेबीलोन पहुंच गया। इधर से मुड़ता हुआ बेबीलोन, वो इसी रास्ते से बेबीलोन की तरफ निकला, जो इराक से होता हुआ बेबीलोन की तरफ आया वो। तो अगर हम देखें कि ये है पोरस, राजा पोरस ने इसी जगह पर रोका था जो आज एक पाकिस्तान में है, मुल्तान के आसपास, इंडिया में नहीं है। और उसने उसने शाहदारा को 3 बैटल में हराया। इसका आप देख सकते हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ। उसने शाहदारा को 3 बैटल्स में हराया। सबसे पहला नाम था बैटल ऑफ लैनिकस, उसके बाद बैटल ऑफ इशूज, उसके बाद बैटल ऑफ कौकामेला। सबसे पहली बैटल उसने लड़ी मई 334 BC में, दूसरी 5 नवंबर 333 BC में, और तीसरी 1 अक्टूबर 331 BC में। तो टोटल सिकंदर ने 3 बैटल पर्शिया के मेन युद्ध में लड़ी। 3 बैटल्स पर्शिया को मेन युद्ध में लड़ी, जो मोस्टली थी शाहदारा के खिलाफ डेरियस तृतीय। अगर आप देख सकते हैं कि सिकंदर ने यहाँ पे 3 सबसे अहम 3 युद्ध लड़े। बाद में उसने एक टोटल मिला के सभी युद्धों में जीत हासिल करी। सिकंदर एक महान राजा था ही, लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि कई इतिहासकार जो अभी हैं वो मानते हैं कि उसके कुछ इतिहासकारों ने ये झूठ फैलाया कि सिकंदर एक महान था और वो इंडिया में राजा पोरस को उसने हराया, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप अपनी राय दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय, बाय बाय।